अंतरिक्ष में जीवन की खोज इंसान आज से 100 साल पहले से कर रहा है। इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी अब तक हाथ कुछ नहीं लगा। ये पूरा ब्रह्मांड कई अलग अलग रहस्यों से भरा हुआ है। यहाँ ना जाने कितने करोड़ों प्लैनेट्स और स्टार्स मौजूद होंगे। इंसान की पहुंच से ये सभी चीजें आज भी कोसों दूर हैं। ना इन तक पहुंचा जा सका है और ना ही इंसानों ने कुछ ऐसा आविष्कार किया है जिससे पता लगे कि मानव जाति अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने के लिए काबिल है। इन सब के बावजूद भी तलाश आज भी जारी है। तो अब सवाल ये है कि आखिर खोज करी किस बात की जा रही है? अंतरिक्ष के उस पार कौन कर रहा है हमारा इंतजार, और उन तक पहुंचने के लिए हमने अब तक क्या कुछ किया है? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। तो बने रहिए हमारी आज की इस वीडियो में अंत तक। अंतरिक्ष काफी विशाल है और इसकी विशालता को देखकर ये बात तो तय है कि यहाँ सिर्फ हम अकेले ही नहीं हैं। ये हमारी नासमझी होगी अगर हम कहें कि इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ इंसान ही इकलौता जीव है। जरूर बाहरी दुनिया में हमारी तरह और भी जीव मौजूद होंगे। अगर ऐसा सचमुच है तो वहाँ रह रहे लोग आखिर किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम तक अपना मैसेज भेज सकते हैं, यानी कि हम अपनी सभ्यता और एग्जिस्टेंस का प्रूफ दे सकते हैं। एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या पता वो लोग रेडियो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल आज इंसान धरती पर कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उनकी सभ्यता ने रेडियो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना हजारों साल पहले बंद कर दिया और शायद उन्होंने कोशिश की हो हम तक पहुंचने की, लेकिन उस समय इंसान ने इतनी तरक्की नहीं करी थी। एक संभावना ऐसी भी हो सकती है कि प्रेजेंट में क्या पता वो लोग टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे काफी आगे निकल चुके हैं। इंसानों ने आज से लगभग 133 साल पहले रेडियो की खोज करी थी। तब से लेकर अब तक हमने अंतरिक्ष में ना जाने कितने रेडियो वेव भेजे होंगे, जिसमें सबसे पहली बार मार्कोनी ने एक टेस्ट के तहत हाई स्पीड ट्रांसमिशन की मदद से सैटेलाइट के जरिए कम्युनिकेशन करने की कोशिश करी थी। और आज ये रेडियो वेव अंतरिक्ष में 1000 से भी ज्यादा तारों तक पहुंच चुके होंगे। और अगर इन जगहों पर कोई प्रजाति मौजूद होगी तो वो जरूर इन रेडियो सिग्नल का रिप्लाई हमें भेजेंगे। आइए एक नजर डालते हैं कि आखिर विज्ञान क्या कहता है जब बात बाहरी दुनिया में जीव ढूंढने की होती है। वैज्ञानिकों की माने तो हमारे सौर मंडल में पृथ्वी जैसा कोई और ग्रह मौजूद नहीं है जहां पर जीवन की संभावनाएं पाई जा सकती हैं। और इसलिए आज के समय वैज्ञानिक सोलर सिस्टम से बाहर की दुनिया की खोज का रुख कर रहे हैं और वहां जीवन की तलाश करी जा रही है। माना जाता है कि उस दिशा में कहीं ना कहीं किसी ग्रह पर जीवन जरूर मौजूद होगा। इससे आप उम्मीद की कोई किरण कहें या फिर वैज्ञानिकों की अपनी सनक, लेकिन इस बात पर कोई शक नहीं कि इंसानों की तलाश उन्हें नई खोज की तरफ लेकर जा रही है। आखिर कितना विशाल है ब्रह्मांड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी सोलर सिस्टम में एक छोटे से स्थान पर मौजूद है, तो वही हमारा सोलर सिस्टम भी मिल्की वे का एक हिस्सा है, जहां पर कई अलग अलग सोलर सिस्टम भी मौजूद हैं। और तो और मिल्की वे अकेली ऐसी गैलेक्सी नहीं है। इसके अलावा भी ना जाने कितनी गैलेक्सी पूरे ब्रह्मांड में आज के समय मौजूद है। हमारे पास ये जानने का कोई तरीका भी नहीं है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ब्रह्मांड के इस अत्यंत विशालकाय रूप को देखते हुए किसी के मन में ये बात आ सकती है कि हम अकेले नहीं हैं। आज इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो ब्रह्मांड में अलग अलग ग्रहों का पता लगा सकते हैं। आज से कुछ साल पहले ही यानी कि 1896 में निकोला टेस्ला ने अपनी तरफ से एक पहल करी थी और अपने बनाए गए वायरलेस इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम की मदद से दूर अंतरिक्ष में मौजूद जीवित सभ्यताओं से संपर्क करने की कोशिश करी थी। एक वाक्य 1877 में भी हुआ था जब एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर जियोवानी स्कैपिरेली ने मंगल ग्रह पर एक अलग सा पैटर्न नोटिस किया, जिसे उन्होंने नाम दिया कैनिकल, जो मंगल ग्रह पर मौजूद डार्क पैचेस को कनेक्ट कर रही थी। जिसके बाद पृथ्वी पर मौजूद इंग्लिश बोलने वाले लोगों ने इस शब्द को गलत इंटरप्रेट कर लिया और इसे कैनाल कहने लगे और ऐसा मानने लगे कि इन कैनाल का इस्तेमाल करके मंगल ग्रह पर रह रहे लोग खेती करते होंगे। लेकिन बाद में इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया गया। पर इसके बाद से मंगल ग्रह को पृथ्वी की तरह देखा जाने लगा कि यहाँ पर भी जीवन मौजूद हो सकता है और आने वाले समय में क्या पता इंसान अपना घर इस ग्रह पर बसाए। मंगल ग्रह की इस कहानी को आग देने का काम किया उस समय में H.G. वेल्स की आई एक नॉवल ने, जिसका नाम था वॉर ऑफ द वर्ल्ड।
इस किताब में लिखा हुआ था कि कैसे मंगल ग्रह पर एलियंस मौजूद हैं, जो आने वाले समय में धरती पर कब्जा कर लेंगे और इंसानों को एकदम से मिटा देंगे। साल 1900 के करीब निकोला टेस्ला, मार्कोनी और लॉर्ड केवलिन जैसे वैज्ञानिकों ने सोचा कि रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करके मंगल ग्रह और उस पर रहने वाली सभ्यताओं से कनेक्ट किया जा सकता है। जिसके बाद मार्कोनी ने कहा था कि शायद उनके इक्विपमेंट्स ने मंगल ग्रह से आने वाले सिग्नल्स को कैप्चर किया है। 21 अगस्त 1994 से लेकर 23 अगस्त 1994 के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इन 3 दिनों के लिए रेडियो सिग्नल्स को बिल्कुल साइलेंट कर दिया गया था। इस दौरान यूनाइटेड स्टेट्स नेवल ऑब्जर्वेटरी ने अपनी एक एयरशिप का इस्तेमाल करके अपने रिसीवर्स को 3000 मीटर तक ऊपर कर दिया, ताकि वो सुन सके कि मंगल ग्रह से वो कौन से सिग्नल्स धरती पर आ रहे हैं, फिर उन्हें ट्रांसलेट किया जा सके। लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा, ये सभी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। 1959 में जिसेप्पी कोकुनी और फिलिप मॉरिसन, 2 वैज्ञानिकों ने एक प्रपोजल रखा और कहा कि हाइड्रोजन लाइन के 21 सेंटीमीटर वेवलेंथ के एरिया में मौजूद माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम को ढूंढा जाए, जिसका इस्तेमाल सिग्नल के रूप में किया जा सकता है, जिसे ढूंढने की प्रोबेबिलिटी काफी कम थी। अगर हम ऐसा नहीं करते तो शायद जिस खोज में आज हम अपना समय लगा रहे हैं, वो सारा का सारा समय व्यर्थ जा सकता है। यहाँ पर आपको समझना होगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ढूंढने के इरादे के पीछे क्या कारण था। दरअसल इतनी वेवलेंथ के सिग्नल का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष में दूर तक ट्रेवल किया जा सकता है। माइक्रोवेव का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन करने का मतलब एंटीना का साइज काफी छोटा होगा। ऐसे में जिन स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, उनके ऊपर भी एंटीना लगाया जा सकता है, जो साइज में काफी छोटे होंगे। साल 1960 में फ्रैंक ड्रेक ने ड्रेक इक्वेशन निकाली, जिसके तहत उन्होंने एक अनुमान लगाया कि हमारी अपनी गैलेक्सी में कितने ऐसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशंस मौजूद हो सकते हैं, और फिर उन्होंने सेटी नाम के प्रोजेक्ट की शुरुआत करी। सेटी का फुल फॉर्म था सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, जहां पर 21 मीटर की नेशनल रेडियो ऑब्जर्वेटरी का इस्तेमाल किया गया, जो वर्जीनिया के ग्रीन बैंक में मौजूद थी। 1965 में डॉक्टर जॉन डी क्रॉस ने ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी रेडियो ऑब्जर्वेटरी की जगह पर एक बड़ा सा कान के आकार की तरह दिखने वाला फ्लैट रिफ्लेक्टर बनाया। इसे बनाने का इरादा सिर्फ एक था, ताकि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडियो ट्रांसमिशंस का पता लगाया जा सके। जिसके बाद इस बड़े से रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल करके पहली बार आसमान में एक मैप को तैयार किया गया, जिसके जरिए रेडियो सोर्सेस का पता लगाया जा सके। फिर आता है साल 1977, जब इस बड़े से रिफ्लेक्टर ने पहली बार कुछ ऐसे सिग्नल को रिसीव किया जिसे आज के समय में भी वाउ के नाम से जाना जाता है। ये पहला ऐसा रेडियो सिग्नल था जिसे देखकर ये लग रहा था कि इसे अंतरिक्ष में किसी आर्टिफिशियल सोर्स के जरिए भेजा गया है। जिसके बाद आने वाले साल में इस वाउ सिग्नल को लेकर काफी सारे स्पेकुलेशन लगाए गए और कई थ्योरी भी बनाई गई, जैसे कि ये सिग्नल किसी कॉमेट या स्टार के जरिए भेजा गया है, क्योंकि उस समय 2 कॉमेट आसमान में गुजर रहे थे। लेकिन बाद में इस तरह की सारी थ्योरी निग्लेक्ट कर दी गई थी, क्योंकि उनके द्वारा भेजे जाने वाले सिग्नल काफी ज्यादा बड़े होते हैं। ऐसे ही कुछ इन्वेंशंस की मदद से इंसानों ने धरती के बाहर मौजूद जीवन को ढूंढने की कोशिश करी है, और आने वाले समय में ऐसी कोशिशें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। आज इंसान चांद पर जा पहुंचा है और तरक्की की ये लिस्ट और भी नए मुकाम को हासिल करती रहेगी। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही और भी कई इंटरेस्टिंग जानकारियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।